हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। जापान में 6G पर ट्रायल शुरू, पीएम मोदी ने बताया भारत में कब होगा लॉन्च। तो दोस्तों, भारत में भले ही अब तक 5G सर्विस आम लोगों के लिए शुरू नहीं हुई हो, लेकिन जापान में अब 6G लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नोकिया, एनटीटी डोकोमो और स्थानीय फिजुत्सु कंपनी साथ मिलकर काम कर रही है। नोकिया ने दावा किया है कि 6G इंटरनेट सर्विस 5G से 100 गुना से भी ज़्यादा तेज होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेट नेटवर्क की छठी जनरेशन को 6G कहते हैं। 6G टेक्नोलॉजी स्पीड 1 Tbps या 8000 Gbps होने का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में 5G की तुलना में 6G के जरिए 10 गुना ज़्यादा डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करना संभव होगा। अगर स्पीड की बात करें तो 5G इंटरनेट स्पीड 10 Gbps है, जबकि 6G की स्पीड 1000 Gbps है। इसी के साथ दोस्तों, भारत में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए 3 बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया काम कर रही है। भारत सरकार इस साल 15 अगस्त के मौके पर 5G नेटवर्क को लाइव देखना चाहती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके जरिए ऑटोमेटिक तरीके से मेट्रो और दूसरी गाड़ियों को भी बिना ड्राइवर आसानी से ऑपरेट करना संभव होगा। वर्चुअल रियलिटी और रोबोट का इस्तेमाल न सिर्फ 6G के आने से बढ़ेगा, बल्कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ेगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह में सांप्रदायिक तनाव के बाद लगाया कर्फ्यू, भड़काऊ भाषण को लेकर मामला दर्ज। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्राव में कल 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही सेना को फ्लैग मार्च के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों, एक मस्जिद में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के बाद इलाके में तनाव फैला। पुलिस ने कथित भड़काऊ भाषण को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। तो दोस्तों, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में यहाँ कथित भड़काऊ पर भाषण दिया गया। तो दोस्तों, इस भाषण के ऊपर विरोध में एक समुदाय के लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद देर शाम दूसरे समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए। इससे तनाव पैदा हो गया। इसके बाद पूरी चिनाब वैली में मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। तो दोस्तों, प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस मामले में अधिकारी ने बताया कि भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में लगातार दूसरे दिन 7000 प्लस कोरोना केस, एक हफ्ते में 2 गुने हुए डेली मरीज। तो दोस्तों, देश में एक बार फिर कोरोना के नए मरीज बढ़ने का ट्रेंड दिखने लगा है। लगातार दूसरे दिन 7000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार को देश में 7584 मरीज मिले थे और 24 की मौत हुई थी। इसी के साथ मरीजों की संख्या 4,32,05,106 हो गई है। वहीं अब तक इस संक्रमण से 5,24,747 लोगों की जान चली गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों का ट्रेंड देखें तो देश में कोरोना मरीज 2 गुना बढ़ गए हैं। 3 जून को देश में सिर्फ 3945 पॉजिटिव थे और अब यह संख्या बढ़कर 7584 पहुंच गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी 11571 एक्टिव केस है। इसमें अकेले 70% एक्टिव केस मुंबई में है। तो दोस्तों, केरल में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 2193 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और 17 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में गुरुवार को नए केस फिर से बढ़े हैं। गुरुवार को दिल्ली में 622 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अब देश में कोरोना की चौथी लहर आने की संभावनाएं बेहद कम है। लेकिन मैक्स हेल्थ केयर के निदेशक डॉक्टर रोमेल टिक्कू ने कहा है कि अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आता है तो चौथी लहर का खतरा नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 560 पॉइंट की गिरावट के साथ 54,760 पर खुला। निफ्टी 16,285 के नीचे। तो दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट की गिरावट के साथ 54,600 पर और निफ्टी 200 पॉइंट की गिरावट के साथ 16,283 पर कारोबार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सेंसेक्स आज 560.03 पॉइंट या 1.01% की गिरावट के साथ 54,700
160.25 पर और निफ्टी 184.70 पॉइंट या 1.12% की गिरावट के साथ 16,283.95 पर खुला था। तो दोस्तों निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट है। सबसे ज्यादा 1.81% की गिरावट आईटी इंडेक्स में है। इसके बाद बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, मेटल और प्राइवेट बैंक में 1% तक की गिरावट है। वहीं ऑटो, एफएमसीजी, मीडिया, फार्मा, पीएसयू बैंक और रियल्टी में मामूली सी गिरावट है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गाड़ी की टंकी फुल कराने से पहले चेक करें यह लिस्ट। आज पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर से हुआ बदलाव। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार 10 जून के पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए हैं। राहत की बात यह है कि आज भी वाहन ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। तो दोस्तों यानी लगातार 20वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब है कि आखिरी बार केंद्र सरकार ने 21 मई को तेल की कीमतों में बदलाव किया था, तब से पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर बनी हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के चंडीगढ़ में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 96.84 रुपए और डीजल की कीमत 84.26 रुपए प्रति लीटर है। इसी के साथ दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 107.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 94.04 रुपए प्रति लीटर है। तो दोस्तों राजस्थान की बात करें तो जयपुर में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 108.08 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 93.36 रुपए प्रति लीटर है। इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत शुक्रवार को 108.65 रुपए प्रति लीटर है और डीजल के दाम 93.90 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। तो दोस्तों आप भी अपने शहर में पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना SMS के जरिए चेक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत के लिए बुरी खबर, अब फिच ने घटाया भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान। तो दोस्तों एक के बाद एक सभी रेटिंग एजेंसियां 2022 से 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाती जा रही है। अब रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने भी 2022 से 23 में भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 8.5% से घटाकर 7.8% कर दिया है। तो दोस्तों इससे पहले विश्व बैंक ने भी 2022 से 2023 में भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटा दिया था। इसी के साथ दोस्तों विश्व बैंक ने अपने अनुमान में 102% की कटौती की है। तो दोस्तों हाल के दिनों में सभी रेटिंग एजेंसियां समेत संस्थाओं ने बढ़ती महंगाई, सप्लाई चेन में रुकावट और वैश्विक तनाव के चलते भारत आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सलमान को धमकी वाला लेटर खुद लॉरेंस ने लिखा, गिरफ्तार शूटर सौरभ महाकाल का दावा, यह चिट्ठी गोल्डी बराड़ ने सलीम खान को थमाई। तो दोस्तों बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी भरा खत मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस के करीब सौरभ महाकाल से पूछताछ करने पुणे पहुंची थी। तो दोस्तों पूछताछ में उसने बताया कि सलमान खान को यह चिट्ठी गैंगस्टर लॉरेंस की ही तरफ से भेजी गई थी। मामले में खुलासा होने के बाद पुलिस की यह 6 टीमें देश के अलग अलग हिस्सों में निकल गई है। तो दोस्तों साल 2018 में अदालत के बाहर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वह जोधपुर में सलमान खान को मार देगा। उसने यह भी कहा था कि अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जब सलमान खान को मारेंगे तब पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे फालतू में ही घसीटा जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। यहाँ उनका 25 दिन का शेड्यूल है। सलमान के हैदराबाद पहुंचने के पहले बॉडीगार्ड शेरा और उनकी टीम पहुंची थी। उनकी सुरक्षा के लिए फिल्म सेट पर भी पुलिस की एक टीम भी तैनात की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अलकायदा से जुड़ा AQIS क्या है जिसने 4 राज्यों में हमले की दी धमकी। तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता अनुपुर शर्मा के दी विवादित बयान के बाद आतंकी संगठन अलकायदा के दक्षिण एशिया इलाके के सहयोगी AQIS ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। AQIS ने 6 जून को जारी अपने लेटर में पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेने की धमकी देते हुए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। तो दोस्तों पिछले कुछ महीने के दौरान AQIS के कई आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं जो आतंकी हमले करने और भारत में अपना नेटवर्क विस्तार करने की फिराक में थे। तो दोस्तों असम में अप्रैल 2022 में बारपेटा जिले में 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों पर बारपेटा जिले को अलकायदा और उससे संबंधित संगठन की गैर कानूनी गतिविधियों का बेस बनाने का आरोप था। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने राज्य से आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश दिए। असम के DGP भास्कर जोईता मेहता ने एक बातचीत में कहा था कि इन सभी आतंकियों के लीडर
किलोमीटर बांग्लादेश के हैं। हम पहले ही अनौपचारिक रूप से इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठा चुके हैं। साथ ही हम इस मामले को जल्द ही इंटरपोल के जरिए भी उठाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मूसेवाला हत्याकांड में केकड़ा ने किया बड़ा खुलासा, पुलिस की पूछताछ में कबूल कर ली ये बात। तो दोस्तों मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गिरफ्तार संदीप उर्फ केकड़ा के कई अहम खुलासे किए हैं। पंजाब पुलिस की पूछताछ के बाद केकड़ा ने बताया कि मूसेवाला की रेकी की डील 15,000 रुपए में हुई थी। केकड़ा ने कबूला कि उसने कई बार मूसेवाला की रेकी की। दोस्तों आपको बता दें कि केकड़ा 11 जून तक पुलिस रिमांड पर है। पंजाब पुलिस ने सोमवार को केकड़ा को गिरफ्तार किया था। वह सिरसा के कालावाली का रहने वाला है। आरोप है कि मूसेवाला की हत्या से पहले केकड़ा मूसा गांव में था। तो दोस्तों जांच में यह भी सामने आया कि केकड़ा ने 13 बार गैंगस्टर गोल्डी बरार से बात हुई थी। 29 मई को जिस दिन मूसेवाला की मौत हुई थी, केकड़ा ने ही गोल्डी बरार को जानकारी दी थी कि मूसेवाला निकल गया है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं है और वह बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं है। तो दोस्तों पुलिस के सूत्रों की माने तो केकड़ा का कहना है कि उसे नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस बीच हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने हरकमल सिंह रानू नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि हरकमल को उसके दादा गुरचरण ने खुद पुलिस को सौंपा है। पुलिस मूसेवाला की हत्या में हरकमल की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रूस की बढ़ेगी टेंशन, जंग के बीच ज़ेलेंस्की नाटो समिट के लिए आमंत्रित। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जिस मुद्दे पर जंग छिड़ी है वह मुद्दा आज फिर गरमाया गया है। दरअसल रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो देश के समूह में शामिल हो, लेकिन ज़ेलेंस्की को 28 और 29 जून को मैड्रिड में होने जा रहे नाटो शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन पर हमला ही इसीलिए किया गया था क्योंकि वह नाटो में जाने को बेताब था। अब 100 दिन से ज्यादा जंग लड़ने के बाद ज़ेलेंस्की का नाटो शिखर सम्मेलन में जाना और नाटो के उप महासचिव मिर्सिया जियोना का ये कहना कि नाटो के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के शामिल होने पर निर्णय लेने की उम्मीद है। तो दोस्तों यह बड़े नाटकीय घटनाक्रम है जिससे रूस और भौकाल भी हो सकता है। तो दोस्तों हालांकि 100 दिन जंग लड़ने पर भी रूस के हाथ अभी भी कुछ निर्णयात्मक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। दोस्तों फिलहाल रूस और यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इस माह के अंतिम दिनों में नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होना अंतरराष्ट्रीय जगत की सुर्खियों में रहेगा। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भी यह अहम होगा। इसके बाद के परिदृश्य भी इस बैठक से तय हो सकते हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।